नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर अपनी एक खास पहचान बनाई होती है। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मेरे पीछे में म्यूजिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और एक स्टूडियो जैसा आपको कुछ नजर आ रहा होगा। जी हाँ, आज मैं रायपुर में स्थित सागर बोस स्टूडियो में मौजूद हूँ और जैसा कि स्टूडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कुछ संगीत को लेकर के बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में जो आज के हमारे खास मेहमान हैं वो है सागर बोस जी। तो उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और ढेर सारे गाने और उनके कंपोज किए हुए अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं उनसे और बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनके कंपोज किए गानों के बारे में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप एक म्यूजिशियन हैं। आपने छत्तीसगढ़ के कई प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, सरकार के द्वारा आपके कई प्रोजेक्ट्स को सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे पहले आपके कैरियर की शुरुआत आपने कैसे की, आपके लाइफ का स्ट्रगल, क्योंकि कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे में यदि एक सफलता हम दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो है हमें कई सारी चीजें जो है कैरियर को बनाने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर आपने कैसे शुरू किया और आपकी लाइफ में कितना आपने स्ट्रगल पार्ट कितना था और आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका। और मैं सागर बोस मेरा नाम है और मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड हूँ मैं। और मेरी शुरुआत ऐसी थी कि स्कूल टाइम से ही मैं इस फील्ड में एंटर करने की कोशिश जो मैंने स्टार्ट की थी वो स्कूल टाइम से की थी। मैं क्लास 8-9 से मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि मैं म्यूज़िक वाकई में मैं म्यूज़िक कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे म्यूज़िक आता है या मुझे म्यूज़िक का सेंस है। बट इंटरेस्ट हमेशा रहता था कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा बजता है, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा बजता है, ये गाने कैसे बनते होंगे। जब मूवी में गाने चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो वहीं पे गाया जा रहा है क्या। वो जब वीडियो देखते थे तो ऐसा लगता था कहाँ से गाने की आवाज़ आती है, अलग से रिकॉर्ड होता है। तो ये बचपन से इंटरेस्ट था मेरे को, लेकिन ये था कि रिसोर्सेज की कमी थी, प्लस नॉलेज की कमी थी, प्लस सपोर्ट की कमी थी। और यहाँ पे आज से करीब मैं 10-15-20 साल पहले भी जाऊँ तो यहाँ पे उतना म्यूजिक को लेके एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर मैं देखूँ तो जो आज इस्टेब्लिश हो गए उनको तो मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भाई ऐसे टाइम पे भी अपना नाम बनाया और छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है जो हमारे सीनियर्स हैं म्यूजिक में। लेकिन मैं जिस उसमें था मैं काफ़ी छोटा था, अब समझ सकते हैं क्लास 8-9 की बात है। तो मैं तब से मैं फिर धीरे धीरे मैं जब स्कूल में था तो म्यूज़िक रूम हुआ करता था, वहाँ जाके मैं इंस्ट्रूमेंट्स को छेड़ा करता था। तो वहाँ के टीचर जो म्यूज़िक टीचर थे वो धीरे धीरे मुझे बोलते थे कि ट्राई करो। तो वहाँ से करते मैंने ट्राई करना चालू किया। फिर जो स्कूल में ग्रुप सॉन्ग्स होते थे मैं उसमें भी हिस्सा ले लेता था। कभी ढोलक बजा रहा हूँ जो कि मुझे नहीं आता, बट ये था कि ऐसा रिदम बजता है तो ऐसे करके मैं करता था, तो उसमें चीज़ें हो जाती। और वो करते करते फिर धीरे से जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी होती है स्टूडियो की, जो हम स्टूडियो में बैठ के म्यूजिक बनाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर डॉ बोलते हैं जिसको, उससे मैंने स्टार्ट किया। क्लास 9th में मुझे मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला। तो मैंने बहुत ढूंढ के, तब मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा, कि ये म्यूज़िक, मुझे पता चला कि ये सॉफ्टवेयर से भी म्यूज़िक बन सकता है। जो आज के टाइम पे वही होता है, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर टर्म होता है वो यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर में म्यूज़िक क्रिएशन जो होता है सॉफ्टवेयर, तो हालांकि बहुत बड़ा काम है। आप समझिए 50 लोग यदि एक स्टूडियो में प्ले कर रहे हैं, उनका अकेले का काम एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर कर सकता है। तो वो बहुत, उसके लिए आपको टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, म्यूज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, म्यूज़िक नॉलेज होना ज़रूरी है बहुत।
तो वो मुझे पता चला, तो मैंने वो सॉफ्टवेयर लिया। फिर मैं, एक भैया थे उनके घर में, उनके पीसी में जा जाके सब करता था, क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं हुआ था। तो मैं उनके घर में जाके उनको परेशान भी करता था बहुत, उनको इरिटेट भी किया मैंने कई बार, क्योंकि मैं बार बार वो नहीं भी रहते थे तो मैं उनका पीसी चालू करके बैठ जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ऐसा, टाइम लगा। उसके बाद मम्मी ने मुझे एक पीसी, वो भी उस समय बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, पीसी लेना, कंप्यूटर लेना, क्योंकि मैं बहुत रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता। हम लोग सब कुछ जो है खुद कर करके हम लोग सब आगे बढ़े होने से। तो फिर मुझे पीसी मिला, तो उसमें मैंने वो सॉफ्टवेयर डाल के जो मैंने दिन रात एक किया। मतलब आप समझ के चलिए कि मैं सोता ही बहुत कम था, रात के 2-4 घंटे 5 घंटे, मेरे को इतना ज़्यादा उसमें कीड़ा हो चुका था उस चीज़ का मेरे को, कि मैं दिन रात, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा कोर्स होता है जिसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो मैं सीख भी नहीं सकता था, और उतना उस समय घर से भी, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी होता है, मतलब यहाँ तो और ज़्यादा ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई करो, म्यूज़िक में कुछ नहीं। तो वो करते करते मुझे सपोर्ट भी उतना नहीं था, और समझते भी नहीं थे घर वाले उस टाइम पे। तो सब पढ़ो 8-9 में सब पढ़ाई के लिए जोर देते हैं। तो मैंने फिर वो सॉफ्टवेयर सीख के खुद ही ट्वीक कर करके ये कैसे होता है वो कैसे, करते करते मैंने उस सॉफ्टवेयर को सीखा। फिर मैंने डीजेइंग स्टार्ट की उसी के साथ साथ। डीजेइंग करते करते मैंने रिमिक्सेस बनाना स्टार्ट किए उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। मैं तब तक हम इतना पहुंच गए थे कि गाना बना के हम पेश कर सकते, तो उतना हो गया था। उसी बीच हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, इतना हम लोग पहुंच गए थे कि ये था कि हम किसी को गाने अपने सुनाते थे तो वो कमी नहीं निकाल पाता। हम जानते थे कि कमी है, लेकिन यहाँ पे यदि हम किसी क्लाइंट को, नॉन म्यूजिकल क्लाइंट को सुनाते थे तो वो सेटिस्फाई जरूर होता। बिल्कुल। तो फिर हमने स्वच्छ भारत अभियान के लिए गाने रेडी किए 4 भाषाओं में, बंगाली, मराठी, हिंदी और गुजराती, और वो काफ़ी नाम मिला, नेशनल लेवल पे प्रमोशंस मिले। और जैसा इंटरव्यू अभी हो रहा है, ऐसे हम लोग, एक टाइम ऐसा था कि रोज 2 इंटरव्यू, कभी न्यूज़पेपर्स, कभी डिजिटल मीडिया, कभी प्रिंट मीडिया। हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत नेशनल न्यूज़ बना, दैनिक भास्कर फ्रंट पेज में हम लोग, तो उस समय बहुत हम लोग को नाम मिला उस समय। उसके बाद वहाँ से पैसे भी आए, तो वो कर करके इकट्ठा कर करके फिर मैंने अपने कुछ स्टूडियो के इक्विपमेंट खरीदे। वो खरीदने के बाद फिर धीरे धीरे, अब सक्सेस के बाद ही स्ट्रगल चालू होती है। तो वो फिर एक था, तो पड़ाव चढ़ने का स्ट्रगल है कि आप अभी पड़ाव में आ गए तो अगले पड़ाव में जाना है। तो वहाँ करते करते फिर मैंने स्टार्ट किया, अपना सेल्फ काम करना स्टार्ट किया, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कंपोजिशन करना स्टार्ट किया। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे अब स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपने बताया, और तो हम उसके बारे में और थोड़ा सा डीपली आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस टाइप का प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत, क्योंकि आज की डेट पे स्वच्छ भारत को लेकर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस समय आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट था? उस समय मैम ये स्वच्छ भारत अभियान चालू ही हुआ था जी, और क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट किया था, मैं, अंकित और ऋषि, हम तीनों एक प्रोडक्शन हाउस बना के हम तीनों काम करते थे। तो उस समय हम लोगों ने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग किया था, नमन तुझे हिंदुस्तान। उससे हम लोगों को ना मीडिया में जितने लोगों ने, उसको भी बहुत कवरेज मिला था। तो उससे हम लोगों को आइडिया मिला था, किसी ने दिया था आइडिया कि आप लोग ऐसा करो। तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन हम लोगों ने किया, और उसको जितना नाम मिलना चाहिए उतना नाम भी मिला। और अभी तक वो स्वच्छ भारत की साइट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो साइट है इंडिया, उसमें आज भी है गैलरी, मतलब ऑडियो गैलरी के आज भी वो वहाँ पे मौजूद है। तो उसको जब भी सुनता हूँ तो हम लोग को वो टाइम याद आ जाता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, और उसमें से हम कैसे चीज़ों को निचोड़ के हमने गाना बनाया है। मतलब वो टाइम ही अलग था। मतलब आप देखोगे तो, आप यदि आप उस टाइम पे हम लोगों को देखे रहते तो हम लोग जितना टाइटली मैं आज बैठा हूँ, उतना ही मैं बदतर हालत में रहता था उस टाइम, क्योंकि होश ही नहीं है ना, मेरे को होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ खाना खाया है, मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ। और ये फील्ड ये चीज मांगती है, बिल्कुल, मतलब एक पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए। यदि आपका कुछ आप करने का यदि दम रखते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए जुनूनियत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पूरे अपने आप को आपने
उस प्रोजेक्ट के लिए आप जिस तरह से बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपने उस प्रोजेक्ट के लिए पूरा अपने आप को झोंक दिया था बहुत, उस टाइम वो पे। प्रोजेक्ट की बात नहीं है, वो प्रोजेक्ट तो है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के आगे जाने की लड़ाई है वो। आज मैं जो कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, मेरी लड़ाई है आगे जाने के लिए। जो मैं आज कर रहा हूँ उससे मैं 10 गुना बेहतर, 100 गुना बेहतर अपने आप को बनाऊं, उसके लिए लड़ाई। और मैं आज भी नहीं सोता, मैं उस समय भी नहीं सोता था, मैं आज भी नहीं सोता हूँ। आप यदि मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे तो मैं कभी 3 बजे मेरे पोस्ट रहते हैं, कभी रात के 4 बजे, सुबह 4 बज जाता है, कभी 5 बज जाता है। तो एक जो मोस्टली जो आर्टिस्ट म्यूजिक से जुड़े रहते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसी रहती है कि जो रात का क्रिएशन होता है ना, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन एक चीज़ और है कि ए आर रहमान साहब का भी है, यही रहता है कि वो रात को ही काम करते हैं, वो रात भर काम करते हैं, दिन में सोते हैं। तो मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना म्यूजिक से जुड़े। तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि उनको इसलिए रात का सन्नाटा ही इतना क्यों पसंद आता है? जैसे बार बार आप रात का जिक्र कर रहे हैं, आपने ए आर रहमान साहब की आपने बात कर दी, तो अब रात की कहानी हम जानना चाहेंगे कि क्या है इसके पीछे। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि रात इसलिए है क्योंकि रात ऐसी चीज है जिसमें पूरी दुनिया सो रही है, ना कोई गाड़ी चल रहा है, ना किसी का कॉल आना है, ना कोई आके दरवाजा खटखटाएगा, ना ही आपको कोई काम करना है किसी के पास जाके, ना ही कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, ना आप अपना सेल्फ टाइम, अपना जो पूरा माइंड होता है वो उसे एक टेबल में लगा देते हैं, और वो एक गिटार है, पियानो है, कि जो भी है, हारमोनियम, आपका पूरा जो माइंड है वो एक जगह आके एकत्रित हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि रात को जो एक कंसंट्रेशन लेवल रहता है वो दुनिया की डिस्टर्बेंस से हट के वहाँ पे चला जाता है, इसलिए रात को जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अच्छी हो जाती है, ये मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जैसे हम अभी वापस आते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो उस समय जैसे आपने कहा कि 4 भाषा में आपने वो गाने आपने बनाए हैं, तो उसके हम कुछ बोल आपसे सुनना चाहेंगे। उसके बोल ऐसा मैं हिंदी का सुना देता हूँ। बिल्कुल। कर तू शपथ, कर तू पहल, भारत को स्वच्छ बनाने को ले हाथ बढ़ा, नया परचम लहराने को हौसलों की उड़ानों से कर दे अब हम हर डगर सुंदर, नए जोश की अब नई कड़ी से, हाँ इसी घड़ी से अब जुड़ते चलो, अब समय है दर्द चुकाने का, जो लिया उसे लौटाने का, निर्मल पावन ये धरती, हर दिल तक बात ये जाने दो, भारत को स्वच्छ बनाने को, भारत को स्वच्छ बनाने को। ये ऋषिराज ने कंपोज किया है गाना, इसका म्यूजिक मैंने किया था और अंकित ने इसको लिखा था, तो कंपोजिशन का क्रेडिट पूरा ऋषिराज पांडे को जाता है, और इसमें जो म्यूजिक था वो मेरा था। बिल्कुल। तो कुछ भी जो काम होता है बिना टीम वर्क के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे में एक पूरी टीम होती है। उसके पर्दे के पीछे की हम हीरो हीरोइन को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रू होता है जिसमें लाइटमैन सारी चीज़ों की जो है मेहनत छुपी होती है, तब जाकर के एक पिक्चर सफल होती। वैसे ही एक गाना भी होता है जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ में जो है संगीतकार, म्यूजिशियन, उसके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे लोगों की मेहनत के साथ में एक गाना आप टीवी पर या यूट्यूब पर जहाँ भी आप बोले, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी हुई होती है। तो जैसे अब गाने की हम बात कर रहे हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि 90s और 80s के जो गाने बनते थे वो आज भी एवरग्रीन गाने हैं, और आज जो बन रहे हैं गाने वो हम थोड़ा सुनते हैं, 5-6 बार सुन करके हम बोर हो जाते हैं। और आजकल के जो गाने हैं वो बहुत से ऐसे गाने हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि वो गाना है या फिर हम किसी की कहानी सुन रहे हैं, बस 2-3 बार सुन लिए बोर हो गए। बट आज भी 90s के गाने और 80s के जो गाने हैं उसके रीमेक्स बन रहे हैं। इंसान यदि कभी अकेला होता है, सारी चीजें होती हैं, तो वो हमेशा अक्सर 80s और 90s के गाने ही सुनना पसंद करता है, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन हैं, तो आप इसका क्या रीजन मानते हैं? मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जी। जब कभी भी आप किसी के लिए कुछ सुनते हैं कि वो मतलब आपका कोई डियरेस्ट वन है या फिर वो समाज के लिए बहुत एक अच्छा आदमी है, उसको कुछ होता है, यदि उसकी हालत खराब है, वो सिचुएशन में है, कुछ चीज हुआ है, अगर
तो उससे जुड़े हुए लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रे करते हैं। तो बोलते हैं ना, लोगों की प्रार्थना के कारण आप बचे हो या ये। तो जितने ज़्यादा लोग मिल के किसी एक चीज़ के लिए जुड़ते हैं, उस चीज़ के लिए या उस चीज़ के लिए प्रे करते हैं, जैसे इस चीज़ की मैंने बात की, अगर ऐसे बहुत लोगों की भावना जुड़ के अगर एक चीज़ बन रही है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो जो हम 90s और 80s या उसके पहले की बात करें तो 100 150 म्यूजिशियंस मिलके गाना रेडी करते थे, दिन रात की मेहनत आज भी की जाती है। अब इसमें आज के म्यूजिशियंस की कोई गलती नहीं है। बात यह है कि आप यदि समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये समय और टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों को अपग्रेड कर रही है। तो पहले क्या होता था, इतने म्यूजिशियंस मिलते थे तो गाने में एक जान बरकरार रहती थी, जो आज तक हम सुनते हैं। चाहे 90s हो, 80s हो, मन्ना डे साहब के टाइम का गाना हो या उससे पहले के गाने हो, लेकिन हम आज भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतने लोगों की मेहनत होती थी कि वो एक गाने को बनाते थे तो वो प्रोडक्ट ही अलग रेडी होता था। क्योंकि एक एक नोट, एक एक ताल का एक एक तुन भी बजा है तो वो सबकी फीलिंग जुड़ी है उसमें। एक एक नोट में, एक एक ताल में, घुंघरू की झनकार में, सारी चीज़ों में हर अलग अलग आदमियों का फीलिंग उसमें है। इसलिए उस गानों की जान जो है वो आज तक और 100 साल तक रहेगी, क्योंकि इतने लोगों ने उसमें मेहनत की है। तो और दशकों तक रहेगा वो जिंदा और वो आजीवन चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और अभी ये हो गया ना, अभी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्चुअल होते जा रही है कि डिजिटली होते जा रहा है सब कुछ, कि अब एक आदमी गाना बना सकता है। मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि VSTs का दौर है। हालांकि वो भी इजी नहीं है। आप यदि 20 साल पुराने आदमी को VST पकड़ा देंगे तो VST नहीं चला पाएगा। आप डॉ में काम करने बोलेंगे 20 साल वाले को, डॉ मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन जिसमें रिकॉर्डिंग्स हो रही है, यदि आप 20 साल वाले को पहले को पकड़ा देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो वही चीजें अलग अलग हैं। अभी का काम भी बहुत टफ है। जो पहले 100 लोग का काम था वो अब एक आदमी करता है। लेकिन ये है कि फील और जो उसकी सोल होता था वो कहीं ना कहीं तो कमी है। और अभी ट्रेंड का जमाना चल गया है। कशिश कौर का, मैंने सिंगर है जिसको उसका वीडियो देखा था कि यदि आप ट्रेंड के पीछे भागेंगे ना तो आपका गाना नहीं चलेगा। अभी क्या होता है, 7 दिन सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, भूल भी जाएंगे और बोर भी हो जाते हैं। तो ट्रेंड करने का जमाना है। तो ट्रेंड के जमाने में तो ये खत्म है अब सवाल कि गाने क्यों नहीं चलते। अब चलेंगे भी नहीं। ऐसे होगा, गाने आप पहले के गाने यदि सुनेंगे ना तो उसके इंट्रो ही होते थे 1 मिनट। 1 मिनट तक म्यूजिक ही चल रहा है, उसके बाद लिरिक्स आता था। 1 या 1.5 मिनट तक म्यूजिक, उसके इंटरलूड्स इतने ज्यादा बड़े होते थे। आज आप सीधा वोकल से गाने में आते हैं। क्यों? क्योंकि रील बनवाते हैं। रील बनाने के लिए उतना बड़ा म्यूजिक कोई नहीं सुनेगा। आप सीधा लिरिक्स से, आप कोई भी गाना उठाओ सीधा लिरिक्स से गाना स्टार्ट होता है। मतलब बहुत प्री कम रहता है उसका, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद कंपोज करते हैं, आप लिखते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सबसे अच्छे कंपोजर कौन है जिसे आप फॉलो करते हैं और उनकी धुन आप बार बार सुनते हैं, जिससे आपको मिलता है कि नहीं, यदि मैं होता उस टाइम पे यदि उनकी जगह पर तो ये धुन इस तरह से होनी चाहिए। या आप एज अ राइटर भी हैं तो आप कैसे, मतलब किस कंपोजर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और बार बार सुनना उन्हें पसंद करते हैं? और ऐसे कौन से राइटर हैं जिसकी गाने आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं सभी से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडियन म्यूज़िक का हिस्ट्री है, जिनके जिनके नाम, सबका एक एक दौर चला है। और उस दौर में यदि आप उनको पसंद नहीं करेंगे तो वो ऐसा हो नहीं सकता। सारे जितने म्यूजिक डायरेक्टर, सबका एक दौर चला, चाहे वो अनु मलिक साहब हो, AR रहमान सर हो, चाहे मदन मोहन हो, RD बर्मन हो, SD बर्मन हो, सलीम सुलेमानी, इन सबका तो अभी चल ही रहा है। तो मैं सारों से कुछ कुछ पिक करता हूँ। जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, मैं AR रहमान साहब के रिदम को बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके में रिदम, अजय अतुल के स्ट्रिंग सेक्शन, जो वो पूरा जो ऑर्केस्ट्रा रहता है उनके, वो मैं, तो मेरे लिए सारे जितने म्यूजिक कंपोजर हैं या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, अभी मेघदीप बोस सर हैं, वो काफ़ी अच्छा, मतलब मैं उनको बहुत, मेरी बात भी होती है उनसे इंस्टाग्राम पे, मैं उनको भी सुनता हूँ काफ़ी। तो मैं लगभग सारे लोगों से कुछ ना कुछ इंस्पायर होता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको वैसा अपने गानों में उतार सकूँ चीज़ों को।
बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर एक नहीं बोल सकते हैं सारी चीज़ें, तो आपसे ये तो हम जानना चाहेंगे कि आप इतनी सारी चीज़ें प्ले करते हैं, बट आपको सबसे अच्छा गाना सुनना किसका पसंद है? कौन से सिंगर का गाना आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? सिंगर का गाना अब उसमें भी सेम वही चीज़ है, मतलब गाने गाने पे बेस्ड होता है, मतलब मैं क्या फील कर रहा हूँ, मूड पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है। जैसा मूड है उसमें। पर फिर भी एक खुद मतलब जब आप फोन या ओपन करते होंगे या प्लेलिस्ट जब ओपन करते होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा आप कौन से सिंगर का गाना आप सर्च करते हैं? और सबसे यदि ज्यादा मैं नॉन म्यूजिशियन के फीलिंग से बात करूं, बिल्कुल, मैं मेरे अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो यदि मेरे को सुनना है तो मैं एक तो प्रीतम सर का प्लेलिस्ट चालू करता हूँ, या के या अरिजीत सिंह, ये 3 प्लेलिस्ट मेरा रहता ही है। फिर कुछ अनु मलिक सर का भी सुनता हूँ, जो मेरे को बहुत ही उनका उस टाइम पे जो कुछ अलग ही था उनका। कुछ गाने मैं विजू शाह के भी सुनता हूँ, मैं मिथुन शर्मा के भी सुनता हूँ। मोस्टली आप देखा जाए तो प्रीतम सर के उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब अरिजीत सिंह भी आ जाते हैं, फिर और दूसरे सिंगर्स भी आ जाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो मैं बैकग्राउंड स्कोर्स भी सुनता हूँ। बैकग्राउंड स्कोर हैंस जिमर के मैं स्कोर सुनता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। और ओपनहाइमर अभी आया था, मैं उसमें भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। मेरा कुछ ना, मैं म्यूजिक में कितनी क्रिएटिविटी हुई है इस लेवल पे मैं उसको समझने के हिसाब से सुनता हूँ। और नॉन म्यूजिकली म्यूजिशियन अगर मैं अपने आप को तो प्रीतम दा को उसमें सारी चीजें उनके गानों में आ जाती हैं, तो पूरा निचोड़ प्रीतम दा के इसमें सर को मिल जाता है। मैं किशोर कुमार जी को भी बहुत सुनता हूँ, मतलब अगर देखा जाए तो उस दौर में किशोर कुमार जी बहुत, मतलब मेरे को यदि उनके यहाँ नौकर भी बनने मिलता तो मैं शायद रह लेता हूँ उनके यहाँ नौकर बनने, मेरे को इतने पसंद है। जैसा कि सर ने बताया कि उनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है और वो भी राम भगवान को पूरी तरह से वो डेडिकेटेड होगा, क्योंकि राम भगवान का आगमन होने वाला है और जितने भी सनातनी हैं उनके लिए ये एक महापर्व से कम नहीं होगा 22 जनवरी का दिन। और उम्मीद करते हैं कि हर घर में राम लला की जय जयकार हो और हर घर में, जैसे 14 साल के वनवास के बाद में जब राम घर लौटे थे अयोध्या, तब हर घर में दीपक जला करके उनका स्वागत किया गया था। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपके गाने, दीप तो हर घर में जलेंगे ही जलेंगे, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपका जो अपकमिंग सॉन्ग है वो भी हर घर में राम लला के गाने के साथ में गूंजे हर घर में, और आपको उस खूब ढेर सारा जो है आपके गाने को प्यार मिले और हर घर में जो है वो राम लला की जय जयकार के साथ में हर घर में एक सनातनी दीप प्रज्वलित हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और सर, जाते जाते हम आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप जो है आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? आज के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और एटीट्यूड की कोई जगह नहीं है इस इंडस्ट्री में, ईगो की कोई जगह नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं क्यों जाऊं, वो मेरे पास आए। और अभी आज का युवा जो यूथ आ रहा है ना, वो बहुत ही, मतलब वो समझता है कि जो उनके सीनियर्स है वो बेवकूफ है। मैं आपको एकदम सीधी बात बताऊं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म सक्सेस बहुत बेकार चीज है। आप एक गाने के लिए हिट हो गए, वो कोई बात ही नहीं है। आप निरंतर हिट पे हिट देंगे तब आप वो एक जगह स्टैंड होंगे। तो आज का यूथ क्या है ना, बहुत टेम्पररी चीजों में बहुत पड़ रहा है। तो मेरा यही मैसेज है कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। आपको जाके किसी के पास 10 घंटे बैठना पड़े, आप बैठो, आपको सीखने मिल रहा है, उससे बड़ा धन कोई नहीं है यदि आपको कोई सिखा रहा है। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे पास कोई नहीं था जो मेरे को बताए कि भाई ये सी होता है, ये डी होता है, ये ई होता है, जी होता है, कोई नहीं सिखाया। तो यदि आपको कोई सिखा रहा है तो वो आपकी खुशकिस्मती कि आपको सीखने मिला, तो आप सीखिए और कंटिन्यूटी में काम कीजिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रास्ता भटकते जाएगा, आप घूमोगे चारों दिशा, पहुंचोगे सेंटर में वापस, तो कोई मतलब नहीं।
तो यही है, मैं यही बस मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप अच्छे से सारी चीज़ों को साइड करके यदि म्यूजिशियन बनना है तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ठानना जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो आप पहले ठान लो कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है, जो भी, चाहे सिंगर हो, कंपोजर हो, लिरिसिस्ट हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, गिटारिस्ट हो, एनीथिंग। आप पहले डिसाइड कर लो कि मेरे को ये बनना है और उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। जहाँ से सीखने मिल रहा है ग्रैब इट, बस ये है और कुछ नहीं। अभी आप सुन रहे थे सागर बोस जी को और उनकी स्ट्रगल लाइफ को। आप भी यदि म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनकी ये जो इंटरव्यू है उनका, उन्हें आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ तक अपना एक मुकाम बनाने के लिए, आज उनका खुद का रायपुर में खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। और ये प्रोडक्शन हाउस भी इतनी आसानी से उन्होंने नहीं बनाया, उसके पीछे उनका खूब मेहनत है और उनकी लाइफ में उन्होंने खूब जाकर के स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल भी इसलिए ताकि वो अपने एम को पा सके, आज इस मुकाम तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने इतनी मेहनत की और आज उनका खुद का अपना एक स्टूडियो है, एक म्यूजिशियन है। छत्तीसगढ़ में उनका अपना एक अलग मुकाम है, एक अलग औहदा है। तो अगली बार मैं ऐसे ही एक खास शख्स के साथ में आपको रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24। नमस्कार।